हेलो दोस्तों, मैं शुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारी लाइट प्रकाश की श्रृंखला चल रही है, उसमें हम आगे बढ़ते हैं और आज हम लाइट चैप्टर को आगे बढ़ा के उसके अगले पार्ट को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन, परावर्तन के नियम निम्नलिखित के लिए सत्य है। केवल समतल दर्पण के लिए, केवल अपवर्तल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, सभी परावर्तक सतह के लिए। तो इसमें बहुत दिक्कत होना तो नहीं चाहिए। परावर्तन के दो नियम होते हैं, अपन हमेशा पढ़ते आए हैं। प्रकाश की किरण का किसी चमकदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना, इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। जो प्रकाश की किरण टकराती है इसे कहते हैं इंसिडेंट रेस, या इसे अपन कहते हैं आपतित किरण। जो प्रकाश की किरण जिसमें परावर्तन होता है उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रेस, या उसे अपन कहते हैं परावर्तित किरण। यहां पर एक अपन काल्पनिक परपेंडिकुलर लंबवत रेखा खींचते हैं जिसे अपन क्या कहते हैं, नॉर्मल, जिसे अपन कहते हैं अभिलंब। नॉर्मल और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को कहते हैं अपन आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को अपन कहते हैं परावर्तन कोण, है ना। आई बराबर हमेशा क्या होता है, आर। और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों हमेशा एक सतह पर या एक ही बिंदु पर होते हैं। ये दोनों नियम होते हैं परावर्तन के, अपन बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं। देखिए, ये देखो, प्रकाश की किरण टकराई, आपतित किरण जिसमें परावर्तन हो गया रिफ्लेक्टेड रेस या परावर्तित किरण, खींची गई लंबवत काल्पनिक रेखा नॉर्मल, ये हो गया इंसिडेंट एंगल आपतन कोण, ये हो गया रिफ्लेक्टेड एंगल परावर्तन कोण। आई बराबर क्या हो गया, आर। ठीक। अब रही बात कि भैया ये किस पे लागू होगा, तो याद रखना, चाहे समतल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, सभी में यह लागू होता है, क्योंकि वो परावर्तन का नियम है और नियम जो है लगभग सभी के लिए एक समान होते हैं। तो किसी भी प्रकार की सतह जो चमकदार है और प्रकाश की किरण का परावर्तन करती है, सभी पे ये दोनों नियम लागू होते हैं। ठीक। अगला, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस में रखा जाता है तो दर्पण के पीछे एक बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब है, ठीक, विद इन द फोकस। अच्छा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन द फोकस, अवतल दर्पण के फोकस के आगे रखा जाता है, के आगे आएगा, यहाँ के आगे रखा जाता है। याद करो, अपन अलग अलग कंडीशन पढ़े हैं। ये मान लो एक अपने पास कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है। ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट बहुत पास रख दिया अपन ने, पोल और फोकस इन दोनों के बीच में ये रखी हुई है वस्तु ए और बी। ठीक। अब एक प्रकाश की किरण इससे टकराएगी, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में लौट गई। दूसरी प्रकाश की किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गई। अब ये दोनों प्रकाश की किरणें तो कभी मिलेंगी नहीं, जिसको अपन ने इमेजिनरी या काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाया तो एक बिंदु पर मिलने का आभास होता है। आभास हुआ मतलब आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, सीधा और वस्तु से बड़ा। और कहां पर बन रहा है, ये अपना दर्पण है, तो दर्पण के दूसरी ओर। तो जब वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस के आगे रखा जाता है तो दर्पण के पीछे एक बड़ा प्रतिबिंब बनता है। दर्पण के पीछे एक बड़ा प्रतिबिंब बनता है जो कैसा होता है, आभासी और सीधा। वर्चुअल और इरेक्ट, आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। ठीक। ये कंडीशन बहुत बार अपन इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं, पर फिर भी मैं बार बार इमेज इसलिए लगा देता हूं ताकि आप उसको देखें तो आपके दिमाग में वो चलता रहे कि क्या कैसे उसकी कहानी है। ठीक। दो समतल दर्पण एक दूसरे पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए रखे गए हैं। यदि किसी वस्तु को दोनों के बीच रखा गया तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। इसका सीधा सा फंडा है, जब भी समतल दर्पण आ जाए, प्लेन मिरर या समतल दर्पण की स्थिति हो जाए, तो आपको पता है क्या करना है, 360 बट्टे थीटा या 360 बट्टे थीटा -1। ये दो टेक्निक का अपन को यूज करना है, ये दो फॉर्मूला का।
बस अब कैसे यूज करना है, ये कैसे याद रखोगे, तो आपको याद होना चाहिए कि समतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब हमेशा जो है वो कैसे होते हैं, वो हमेशा विषम होते हैं। वो हमेशा क्या रहेंगे, ऑड रहेंगे, ऑड, या हमेशा क्या होते हैं, विषम होते हैं। तो समतल दर्पण पर विषम संख्या अपन को चाहिए। अपन को क्वेश्चन में कितना दिया है, 60 डिग्री, तो 360 अपॉन 60, ये कितना हो गया, 6 टाइम्स। अब 6 जो है ये विषम संख्या तो है नहीं, ऑड नंबर नहीं है, तो अब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें अपन क्या कर देंगे, -1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5। तो अपन क्या कहेंगे कि भैया जब दो को हमने 60 डिग्री पर रखा है तो बनने वाले जो प्रतिबिंब है वो कितने हो जाएंगे, 5। देखो यदि इस फॉर्मूला से ही इवन वो ऑड नंबर निकल गया तो आपको -1 नहीं करना है, पर मान लो इस फॉर्मूला से इवन नंबर निकलता है, जैसे इस केस में हुआ है, 6 जो है एक सम संख्या है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, -1, क्योंकि आंसर हमेशा किस में आएगा, ऑड में आएगा। तो अब आप देख, अपन ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है अपन से, कितने हैं, 5, 3, 9, 7। तो देखो अब कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि सब क्या है, सबके सब विषम है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करके आंसर कितना आ रहा है, 5। तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। यदि किसी समतल दर्पण का वक्रता व्यास 60 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखो पहली बात तो आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, यहां पर क्या पूछा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं कह रहा है, डायमीटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या नहीं कह रहा, वक्रता व्यास कह रहा है। तो कंफ्यूज नहीं, तो पता चला आप एक फॉर्मूला याद कर लो, R बराबर 2F, और उसी को सीधे कर दो कि यहां पर 60 है तो आधा कर देते हैं 30, और 30 में टिक कराओ, ऐसा नहीं है। यदि अपन बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की, तो वह गोला जिससे दर्पण बना है उस गोले के केंद्र से लेके दर्पण तक की दूरी को अपन क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, या इसे अपन क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। लेकिन यहां पर दिया है वक्रता व्यास, डायमीटर, तो ये यहां तक जाएगा, मतलब ये भी क्या रहेगा, आर। तो ये टोटल 2R जो है ये कितना दिया है अपन को, 60 सेंटीमीटर। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 अपॉन 2, R इज इक्वल टू हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है फोकस दूरी, अब ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, R बराबर 2F, ये तो याद ही है, R बराबर 2F। R अपन को दिया है कितना, सॉल्व कर लिया अपन ने 30, 2 इंटू अपन को क्या निकालना है, F, तो ये इससे कट जाएगा कितना, 15 इज इक्वल टू F। तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। तो यहां पर जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। अब ये जो है बहुत सारे लोग 30 सेंटीमीटर टिक करके आ जाते, क्योंकि आपको यहां पर क्या देखना है, वक्रता त्रिज्या नहीं दिया है, ये आपसे क्या पूछ रहा है, वक्रता व्यास पूछ रहा है, डायमीटर, है ना। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस से आएगा ही, है ना। डायमीटर जब 60 है तो रेडियस 30, और रेडियस 30 है तो फोकस कितनी हो जाएगी, 15। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये देख लीजिए R बराबर 2F होता है, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होती है, पोल से लेके फोकस तक की, उस दूरी का डबल होता है क्या, फोकस सॉरी पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी, सेंटर से कर्वेचर तक की दूरी कहलाती है R इज इक्वल टू, इसलिए क्या होता है 2F। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, R इज इक्वल टू 2F। यदि लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो लेंस की शक्ति क्या होगी। अब ये तो बनना चाहिए, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू क्या होता है, 1/F, यदि किसमें है, मीटर में। अब क्वेश्चन किसमें दिया है, सेंटीमीटर, तो P बराबर 100 हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। कब, यदि ये किसमें है, सेंटीमीटर में। अब सॉल्व कर लो सीधे सीधे, अब तो बहुत दिक्कत है नहीं, अब फॉर्मूला में सिर्फ वैल्यू पुट करना है अपन को। तो ये क्या हो जाएगा, कितना अपन को निकालना है, यदि उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो P बराबर 100 अपॉन क्या हो जाएगा, 10, ये कट जाएगा 10,
और लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस की ऐसा यूनिट होती है डायोप्टर, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं डी से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 10D। देखो आपको ये याद रखना है, 1/f हमेशा याद करते हैं पर वो मीटर में होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर आप सेंटीमीटर देख लेना, नहीं पता चला यहाँ पर भी 1/10 कर दो और आंसर आ जाए 0.1 डायोप्टर। और देखो ऑप्शन में भी 0.1 है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए है। आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, यदि सेंटीमीटर में है तो 100 और यदि मीटर में है तो 1 आएगा। ठीक, ये भी प्रैक्टिस से आएगा। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा 10 डायोप्टर। ये फॉर्मूला होता है, देखो इसमें साफ साफ लिखा है, इन मीटर 1/f, इन सेंटीमीटर 100/f, क्योंकि अपन जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ये जो यूनिट है ना, इस यूनिट की भी वीडियो आपको इस चैनल में जाओगे, प्ले लिस्ट में जाना, यूनिट करके एक प्ले लिस्ट मिलेगी, उसके अंदर देखना अपन ने बहुत लंबाई के मात्रक, द्रव्यमान के, मास के, समय के, इन सभी को बहुत डिटेल में पढ़े हैं, बहुत सारे मात्रक, वहां आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे। तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। आगे बढ़ेंगे। यदि प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री के आपतन कोण पर पड़ती है तो परावर्तित प्रकाश की किरण दर्पण के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी। देखो ये एक चमकदार सतह है जहां से प्रकाश की किरण में परावर्तन हो गया, इसे अपन कहेंगे दर्पण। ये प्रकाश की किरण यहां पर टकराई, ये इसका क्या हो गया परावर्तन। ठीक, थोड़ा सा गड़बड़ परावर्तन हो गया। ये प्रकाश की किरण टकराई, आपतित किरण इंसिडेंट रेस, और चमकदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट गई, तो रिफ्लेक्टेड रेस, या इसे अपन कहेंगे परावर्तित किरण। अपन एक क्या करते हैं, परपेंडिकुलर या लंबवत एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, लंबवत एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं जिसे अपन क्या कहते हैं नॉर्मल, या जिसे कहा जाता है अभिलंब। नॉर्मल, या ये क्या कहलाता है अभिलंब। ये क्या है आई इंसिडेंट एंगल, ये है आर रिफ्रैक्टेड एंगल। परावर्तन के नियम से, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से अपन जानते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये दोनों हमेशा क्या होंगे बराबर। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, समझना, आपतन कोण दिया अपन को, इंसिडेंट एंगल दिया है, इंसिडेंट एंगल कितना दिया है, तो वो दिया है अपन को 60 डिग्री। तो आई बराबर क्या हो गया, एंगल आई इज इक्वल टू 60 डिग्री। अपन जानते हैं आई बराबर आर है, तो यहां पर जो है ये भी कितना हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 60, ये भी 60, और ये तो अपन को दिया ही है 60। लेकिन अब क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन क्या कहा है, परावर्तित प्रकाश की किरण दर्पण के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी। आंसर में 60 टिक करके नहीं आ जाना, पहला ही ऑप्शन है खुश होके, क्वेश्चन पढ़ना, परावर्तित प्रकाश की किरण दर्पण के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी। मतलब आपसे वो ये जानना चाह रहे हैं, इससे पूछना चाह रहे हैं ये x। ठीक, अब अपन जानते हैं ये टोटल कितना है 90 डिग्री का है, 90 में से r माइनस अपन को क्या करना पड़ेगा, 90 में अपन को निकालना है, टोटल 90 है और अपन को r की वैल्यू पता है, अपन को क्या निकालना है x, है ना, ये करना है ना अपन को, 90 इज इक्वल टू, सॉरी 90 माइनस कर देंगे सीधे सीधे, 90 माइनस 60 इज इक्वल टू एक्स, तो 30 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी डिग्री निकल आई 30। तो यहां पर अपना जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 30 डिग्री। तो ऐसे आपको समझना पड़ेगा भाई क्वेश्चन को अच्छे से। देखो पहले ही ऑप्शन 60 है, आई बराबर, सिर्फ ये नहीं देख लेना आई बराबर आर होता है तो 60 कर लो, वो क्या पूछ रहा है, परावर्तित प्रकाश की किरण और दर्पण के बीच बनने वाला कोण। तो आपको आई और आर को यह सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। वह वस्तु जिसके चारों ओर फैले 7 रंग घूमने पर सफेद दिखाई देते हैं कहलाती है। ये तो यार तुमने देखा होगा, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, प्रयोग करने के लिए लेबोरेटरी में खरीद के रखते हैं, बहुत सारी एक डिस्क रहती है जिसमें बहुत सारे कलर रहते हैं, पीछे से उसको घुमाते हैं। देखो ऐसा, ये जो पीछे है, ये पीछे वाला हिस्सा जो है ना, इससे इसको घुमाते हैं, ये बहुत तेजी से घूमता है। तो ऐसा माना जाता है कि यदि ये बहुत तेजी से घूमेगा तो ये सब रंग जो है मिल जाएंगे
और ये अपन को कैसा दिखाई देगा, व्हाइट कलर का। हालांकि ऐसा होता नहीं है, इतना तेज घूमता नहीं है, शायद बहुत अच्छी जो क्वालिटी के आते हैं उनमें होता होगा, लेकिन जो अपनी नॉर्मल स्कूल कॉलेज की लैब में होते हैं वो इतने पावरफुल नहीं होते। इसको यहाँ से घुमाओ तो भी ये हमें व्हाइट नहीं दिखाई देते, लेकिन असली नियम यही है कि यदि ये तेजी से घूमेंगे तो ये जो है ये क्या दिखाई देंगे, व्हाइट। इसको सबसे पहले किसने बताया था, तो यदि आपको याद हो तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जिसे अपन कहते हैं, जिसमें प्रिज्म से होकर लाइट 7 रंगों में बढ़ जाती है, स्पेक्ट्रम मिलता है लाइट का, उस डिस्पर्सन या वर्ण विक्षेपण के बारे में सबसे पहले न्यूटन ने जिक्र किया था। 1666 में सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की थी किसने, न्यूटन ने। तो जब भी स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम टाइप का कुछ आ जाए ना, ये और ये सब आ जाए, समझ जाओ उसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन की डिस्क। ये जो है ये क्या कहलाती है, न्यूटन की डिस्क। देखने को मिलेगी स्कूल में, लैब में आप देखोगे शायद। अगला, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज फाउंड विल बी। याद करो, मान लो ये यहाँ पर एक दर्पण रखा हुआ है और ये कोई वस्तु यहां से रखी हुई है, कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है x दूरी पर। तो अपन जानते हैं प्रतिबिंब या इमेज जो बनेगी उसकी दूरी भी कितनी होगी, उसकी दूरी भी होगी x। पता है अपन को, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रहेगा उतनी ही दूरी पर क्या होती है, इमेज होती है। तो इन दोनों के बीच की दूरी उतनी होगी। अब x की जगह आपको कितना दिया है, 0.5, यहां पर भी कितना हो जाएगा, 0.5। तो आपको क्या पूछा है, रखा है वस्तु और दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के बीच की दूरी, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी। तो 0.5 और 0.5 जोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा। क्वेश्चन समझना, वो दर्पण से इमेज की दूरी नहीं पूछ रहा है, वो वस्तु से इमेज की दूरी पूछ रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 मीटर। 0.5 दूर यहां पर है, 0.5 ये है। अभी ऑब्जेक्ट से इमेज के बीच की टोटल डिस्टेंस तो वो पूछ रहा है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मान लो ये x है, ये x है, तो टोटल क्या हो गया, 2x। x अपन को दिया है 0.5, तो 2x क्या हो जाएगा, 1। और क्वेश्चन में ये मीटर में दिया है, इसलिए आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, 1 मीटर। ठीक है, ऐसी गलती नहीं करना, देख लेना वो वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है। अगला, निम्नलिखित में से किसका उपयोग वास्तविक छवि बनाने के लिए किया जा सकता है, किसका उपयोग वास्तविक छवि बनाने के लिए किया जा सकता है। ठीक, रियल इमेज, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल और उत्तल दोनों। देखो तो सबसे पहले एलिमिनेट करो, प्लेन मिरर या समतल दर्पण तो होगा नहीं, क्योंकि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, आभासी, सीधा, वस्तु के बराबर, और उसमें क्या होता है, पार्श्व परावर्तन, लेटरल इन्वर्जन। तो ये वाला ऑप्शन तो हो गया खत्म। हमेशा पूछ रहा ना, वास्तविक करेंगे हमें, यदि क्या चाहिए, रियल इमेज चाहिए। अब यदि उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण की 2 ही कंडीशन होती हैं, और दोनों कंडीशन में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा। कैसा होता है, वर्चुअल, इरेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो ये भी खत्म। और जब उत्तल खत्म तो उत्तल और अवतल दोनों हो नहीं सकते, तो उस कंडीशन में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा केवल अवतल दर्पण। हालांकि वो 6 कंडीशन यदि आपको याद हो तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। 6 कंडीशन जब अपन अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर की पढ़ते हैं तो 5 में प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक और उल्टा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। सिर्फ एक जगह अपन को प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा। ये देख लो, ये 5 कंडीशन है जहां पर इमेज क्या है, रियल, लेकिन एक बस बनती है जिसमें क्या है, वर्चुअल। लेकिन यदि अपन बात करते हैं कॉन्वेक्स की, तो कॉन्वेक्स मिरर की 2 कंडीशन है और दोनों में बनने वाली इमेज क्या होती है, वर्चुअल। तो यदि अपन को रियल इमेज चाहिए तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हम किसका उपयोग करें, अवतल दर्पण। 5 कंडीशन में इसमें रियल मिलेगी, सिर्फ एक में वर्चुअल, और समतल दर्पण इनमें तो कभी रियल मिलेगी ही नहीं। अगला, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ, लाइट एक प्रकार का क्या है, लगाए दिमाग आप लोग कि लाइट एक प्रकार का क्या है। तो लाइट जो है वो एक प्रकार की एनर्जी है, पावर है, हीट है, टेम्परेचर है।
प्रकाश किस प्रकार का एक रूप है? तो बहुत लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है या ऊर्जा है। ऊर्जा का वह रूप जिसकी वजह से हमें वस्तु दिखाई देती है। ऊर्जा का वह रूप जिसकी वजह से वस्तु दिखाई देती है उसे हम कहते हैं प्रकाश। देखो, देखने के लिए आंख तो ठीक है, पर आंख से ज्यादा जरूरी प्रकाश है। मान लो आप अंधेरे कमरे में चले जाएं, तो अंधेरे कमरे में जब आप जाते हैं तो उस वक्त भी आपके पास आंख होती है, लेकिन दिखाई थोड़ी देता है। दिखाई कब देगा? जब वहां पर क्या रहे, लाइट या प्रकाश। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी वजह से हमें वस्तु दिखाई देती है। अगला, द कलर बैंड ऑफ लाइट ऑब्टेन्ड बाय डिस्पर्सन ऑफ लाइट इज कॉल्ड। ये तो बहुत सिंपल है। जब प्रकाश 7 रंगों में फैल जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। सभी पढ़ते आए होंगे, स्पेक्ट्रम 7 रंगों में फैल जाना। ये देखो, प्रिज्म से टकरा के ऐसे अपने 7 कलर में बट गया, तो ये जो 7 कलर में जब प्रकाश की किरण बटती है तो उसे अपन कहते हैं स्पेक्ट्रम। अब ये व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट में ऐसा हुआ, दृश्य प्रकाश में ऐसा हुआ, इसलिए कभी कभी विजिबल स्पेक्ट्रम भी लिखा रहता है, लेकिन ठीक है, उसकी बहुत दिक्कत नहीं है, वो एक ही बात है। तो ठीक है, तो 7 रंगों में जब प्रकाश बढ़ जाएगा तो वो क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम। ठीक, अगला, विच पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी प्रोड्यूस्ड अ मैग्नीफाइंग वर्चुअल इमेज इफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल 50 सेंटीमीटर बीन यूज्ड। यदि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण का उपयोग किया जाए तो वस्तु की कौन सी स्थिति में आभासी प्रतिबिंब या छवि उत्पन्न होगी? अब इसमें तो लॉजिक लगाने नहीं है दोस्त। एक ही कंडीशन होती है कॉनकेव मिरर में, जब बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी। बाकी सब तो वास्तविक होता है। एक ही होती है जब वो कैसा हो जाता है? वर्चुअल। जब ऑब्जेक्ट को अपन रखते हैं फोकस और पोल के बीच में। अब इसकी फोकस दूरी कितनी दी है? 15 सेंटीमीटर। तो सीधी सी बात है कि 15 सेंटीमीटर से तो कम ही होगा। 15 सेंटीमीटर से कम यहां पर रखेंगे, एक प्रकाश की किरण ध्रुव से टकरा के लौट जाएगी, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी, ये दोनों काल्पनिक रूप से कहीं पर मिलेंगी, मिलने का आभास होगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा जो कि सीधा होगा। तो फोकस के अंदर ही रखना पड़ेगा, और फोकस 15 सेंटीमीटर है, मतलब 15 सेंटीमीटर से कम, और 15 सेंटीमीटर से कम वाला जो ऑप्शन है वो है 10 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहां पर दोस्त अब अपना जो लाइट या प्रकाश है इसमें न्यूमेरिकल्स चालू हो गए हैं। अब अपन ज्यादा से ज्यादा इसकी न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। अब मैं अगली वीडियो में आपको थोड़ी सी इसके कॉन्सेप्ट समझा दूंगा कि न्यूमेरिकल की अपन शुरुआत कैसे करेंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल अपन जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो वहां पर उसी कॉन्सेप्ट को लेकर अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे और ऐसे ऑब्जेक्टिव लगाते रहेंगे। चैनल से संबंधित जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।